नेताओं के टिकट कटे हैं उसके पीछे क्या वजह रही? कुछ जो प्रमुख चेहरे हैं इनमें जिनके टिकट कटे हैं, जरा हम आपको बता देते हैं। उनकी जो हेट स्पीच है उसको लेकर बहुत कड़ा संदेश देखिए दिया गया है बीजेपी की तरफ से। आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, आप देखिए प्रज्ञा ठाकुर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। प्रज्ञा ठाकुर, कई विवादों में उन्हें फंसते देखा गया, उनके बयान कई ऐसे रहे हैं। पिछली बार भी जब वो नामांकन कर रही थी उस वक्त बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, उसके बाद भी कई ऐसे विवाद हैं। नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त कह दिया था, तो इस तरह की बातों से उनके खिलाफ एक अच्छे वाइब्रेशन उनसे नहीं आए। रमेश भिदुड़ी की बात कर लेते हैं, दिल्ली की हम बात करें, इनका टिकट वहीं से कटा है। समझिए, विवादास्पद टिप्पणियों के लिए कहा गया इनकी तरफ से बहुत नफरती बयान दिए गए। दानिश अली जो सांसद हैं उनको इस्लामिक फोबिक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और इस शब्द को भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसको लेकर नाराजगी थी, आफ्टर इफेक्ट टिकट कटने के जरिए सामने आया। प्रवेश वर्मा की भी बात कर लेते हैं, ये भी दिल्ली से ही हैं और दिल्ली से ही इनका टिकट कटा है। भड़काऊ टिप्पणियां, इन पर भी यही आरोप था कि ये भड़काऊ टिप्पणियां करते थे, जिसके चलते ये खूब सुर्खियों में रहे, लेकिन ये सुर्खियां भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आई। 2020 में शाहीन बाग में विरोध के दौरान इनकी तरफ से बहुत बड़ा बयान दे दिया गया था, विवादास्पद बयान दे दिया गया था। इन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, उस समय विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, तो प्रदर्शनकारियों को 1 घंटे में हटा देंगे। अब ऐसा क्या करेंगे, इसको लेकर संगठन की नाराजगी थी। 2022 में उन्होंने मुसलमानों के बहिष्कार की भी बात की थी और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वसुदेव कुटुंबकम, तो ऐसे में किसी भी ये कहें कि धर्म को लेकर या जाति को लेकर अगर आप टारगेट करेंगे, हेट स्पीच देंगे, तो उसको लेकर कड़ा संदेश यहां संगठन की तरफ से क्लियर दे दिया गया है। लेकिन अभी भी यूपी के कई दिग्गज हैं जिनको लेकर स्थिति बहुत क्लियर नहीं हुई है कि आखिर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी 51 सीटों का ऐलान किया गया, अभी तो सहयोगियों को भी सीटें देनी है। और तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से नाम है जिन पर संशय है, जरा ये भी आपको हम बता दे सकते हैं, क्योंकि होल्ड पर कुछ लोग होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात रीता बहुगुणा जोशी की कर लेते हैं। प्रयागराज से कहा जा रहा है कि इनका टिकट कट सकता है। क्यों? क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में इनका झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर भरपूर देखा गया, जबकि ये थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। बेटे ने इनकी सपा की सदस्यता भी उस वक्त ले ली थी। पहले ये चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मिल जाए, लेकिन फिर रीता बहुगुणा का जो एक्शन था उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस नहीं आ रही थी। ऐसे में लग रहा है, अभी तो लिस्ट आएगी हालांकि, लेकिन इनका टिकट कट सकता है। संघमित्रा मौर्य की बात कर लेते हैं। बदायूं सीट को लेकर एकदम पसोपेश की स्थिति बनी हुई है कि इनको दिया जाएगा मौका या होल्ड पे रख दिया जाएगा, क्योंकि जो इनके पिता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सनातन विरोधी धारा में बह रहे हैं, लगातार बयान देते हैं। आप बखूबी जानते हैं, बहुत बार राम मंदिर को लेकर, अलग अलग बातों को लेकर वो बयान देते रहे और बदलाव की ऐसे में पूरी संभावना संघमित्रा मौर्य को लेकर व्यक्त की जा रही है। बदायूं से लड़ रही हैं। वरुण गांधी की बात कर लेते हैं। वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट कटना तय लग रहा है। क्यों तय लग रहा है? कई बार उनकी तरफ से पार्टी विरोधी बयान दिए गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है 10 जनपद। जी हाँ, जो इनका, ये भी गांधी परिवार से आते हैं और ऐसा लग रहा है कि गांधी परिवार की तरफ इनकी नजदीकियां फिर से बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब बात मेनका गांधी की कर लेते हैं। सुल्तानपुर से संभावनाएं इनकी कुछ कम हुई हैं, हालांकि इनकी नजदीकियां नहीं बढ़ी हैं, लेकिन मंत्री पद इन्हें नहीं मिला था इस टेन्योर में, तो उससे इनकी नाराजगी थी और ऐसे में इन्होंने पार्टी में सक्रियता कम कर दी, जिसका आफ्टर इफेक्ट हो सकता है कि मेनका गांधी को टिकट गंवाकर कहीं ना कहीं झेलना पड़ जाए। लेकिन आप समझिए, पहली लिस्ट में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनको लेकर पूरा खुलासा हो चुका है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस लिस्ट में एनडीए नहीं है, यानी और दलों के नेताओं के नाम नहीं है। तो जो अगली लिस्ट आएगी उसमें अब फोकस इस बात पर है कि सहयोगी दलों को कैसे साथ लें और कैसे जीत का रास्ता तैयार करें। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुख्ता रणनीति भी तैयार की गई है। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है वो इसी रणनीति का हिस्सा है। माना जा रहा है कि हर सीट पर पुख्ता सर्वे के बाद ही इन 195 नामों पर मुहर लगी है। 400 में 195 के टारगेट को फिक्स कर दिया गया है। बची हुई 205 सीटों पर मंथन जारी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन बिहार का जिक्र नहीं किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में पेंच फंस गया है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल बिहार से एनडीए में कई दल शामिल हैं और सभी छोटे बड़े दलों को बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा कर रही है। साथ ही जिताऊ प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा रही है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव पर नजर डालना जरूरी है।
बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां बीजेपी ने सभी 17 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं जेडीयू को 16 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार एनडीए में 6 दल शामिल हैं। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर समीकरण बैठाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। 6 दल होने की वजह से हो सकता है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू को अपनी कुछ पुरानी सीटों पर समझौता करना पड़े। सूत्रों की माने तो 6 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक है। इस बैठक के एक दिन पहले बिहार चुनाव समिति केंद्रीय समिति के साथ बैठेगी। इन 2 बैठकों के बाद बिहार में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ हो जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा के लिए एनडीए में कई सीटों की अदला बदली हो सकती है। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की पार्टी गया सीट पर दिलचस्पी दिखा रही है। वहां अभी जेडीयू का कब्जा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट चाह रहे हैं। इस सीट पर भी पिछली बार जेडीयू ने कब्जा जमाया था। गया काराकाट के अलावा मुंगेर, वैशाली और नवादा सीटों पर भी प्रत्याशियों के बदलाव के आसार हैं। हाजीपुर सीट पर चाचा और भतीजा यानी पशुपति पारस और चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में एनडीए के सामने इन दोनों को मनाने का चैलेंज भी रहने वाला है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरता है। बिहार में जहां सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है, वहीं यूपी में बची हुई 29 सीटों का समीकरण सेट किया जा रहा है। 6 फरवरी को होने वाली केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक में इन 29 सीटों पर फाइनल मुहर लग सकती है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को 5 सीटें देने का फैसला किया है। बीजेपी ने अपना दल एस के लिए मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, सुबह सपा के लिए घोसी, आरएलडी के लिए बिजनौर या बागपत सीटें रोक ली हैं। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद को संत कबीर नगर से अपने सिंबल पर प्रत्याशी बनाकर सभी मिशन 80 को पुख्ता कर लिया गया है। बीजेपी जहां विकास और विश्वास के मुद्दे से एनडीए को चुनावी मजबूती दे रही है, वहीं आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला अभी तक साफ नहीं हो सका है। विपक्ष मोदी को सत्ता से बेदखल करने का सपना तो देख रहा है, लेकिन ना तो उसके पास कोई चुनावी रणनीति है और न ही जन कल्याण की नीयत। पटना में इकट्ठा हुए इंडी गठबंधन के नेताओं ने विकास की बात करने के बजाय पीएम मोदी पर जुबानी हमले किए। जब तक आप मोदी को नहीं हटाएंगे, इस देश में सुख और समृद्धि नहीं रहेंगी, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा। बीजेपी से आरएसएस से नहीं डरते और हम बीजेपी को आरएसएस को यहाँ से हटा के इंडिया की सरकार बनाकर दिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। चुनाव आते ही इंडी गठबंधन के नेता जहर उगलने लगते हैं। सियासी फायदे के लिए पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, लेकिन विपक्ष को इसका फायदा मिलने के बजाय नुकसान ही होता है। राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिकल लीडर है, समझ गए? कुछ भी आए बोल देना है। पटना आए हैं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, तो उनके बोलने से ना हम परेशान हैं, ना इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बीजेपी मिशन 400 के लिए पुख्ता रणनीति के तहत काम कर रही है। चुनाव में पिछड़ों और महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट सेट कर लिया गया है। वहीं विपक्ष पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने की ओछी राजनीति का परिचय दे रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष ऐसी राजनीति करके क्या हासिल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपने देखा होगा कि चुनाव आते ही ये भी हुआ कि बहुत से नेता अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो आप ये भी जरूर जानना चाहते होंगे कि जो नेता आए उन्हें किन्हें किन्हें टिकट मिला है। तो चलिए वो जानकारी आपके सामने अब रख देते हैं, ये भी आपको बता देते हैं अंदर की खबर में। अब इस वक्त देखिए, सबसे पहले रितेश पांडे को आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर से यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। अगली तस्वीर रखेंगे गीता कोड़ा की बात कर लेते हैं। सिंहभूम से इन्हें मौका दिया गया है। अगले प्रत्याशी की तस्वीर महेंद्रजीत सिंह मालवी की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से इन्हें मौका दिया गया है। और ज्योति मिर्घा को नागौर से यहाँ टिकट दे दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा से अब तक जाते थे, लेकिन अब जनता के बीच लोकसभा चुनावों में गुना से आने वाले हैं। प्रत्याशी राहुल लोधी की बात करें तो इन्हें दमोह से टिकट दे दिया गया है। कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दिया गया है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है। पी भरत को नागर कुरनूल से मौका दिया गया है। वहीं बीबी पाटिल को जहीराबाद से मौका दिया गया। वो चेहरे जिन पर भरोसा जाहिर किया गया है वो अभी आए हैं, लेकिन उन पर बड़ी जिम्मेदारी अब भारतीय जनता पार्टी ने दे दी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, लगातार जहां चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है,
कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्री परिषद के साथ 7 घंटे से ज्यादा की बैठक की है। जो सरकार की योजनाएं हैं, आगे के रोड मैप है, उन पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से गहन चर्चा की है। विकसित भारत 2047 के विजन पर भी यहां चर्चा की गई है। तीसरे टर्म के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा सेट किया गया है, तैयार किया गया है, उस पर चर्चा हुई, बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने तीसरे टर्म के अगले 5 साल का एजेंडा क्या होगा, इस पर मंथन किया है। तस्वीरें आपको अंदर बैठक की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को विवादित बयान देने से बचने को कहा है। देखिए, ये वो नसीहतें हैं जो प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दी है। पीएम ने मंत्रियों से जनहित की योजनाओं की जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने को कहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने डीप फेक से सतर्क रहने को